हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चतुर्वेदी ऑफिशियल। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग जो है क्लास 10 हिस्ट्री की जो बुक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स अभी तक हमने 3 पार्ट्स में इस लेसन को थोड़ा बहुत हमने कवर किया है। और आज जो है इस 4th पार्ट में फ्रेंड्स हम जो हमारे बचे हुए पार्ट हैं इस लेसन के, जो आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि आज इस क्लास में जो है हम लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक जिन लोगों ने 1, 2, 3 पार्ट्स को नहीं देखा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इस लेसन का, तो अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग जाकर के उन पार्ट्स को देखेंगे, तब जाकर के ये पार्ट्स आपको समझ में आएगा, क्योंकि सारे जो लेक्चर्स हैं वो आपस में इंटरलिंक हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली इस लेक्चर को देखोगे तो आपको ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा टॉपिक, बट शायद आप लिंक न कर पाओ कंटेंट को आपस में। तो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ गो फर्स्ट, आप पहले पार्ट पे जाओ, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फिर आप यहाँ पर आइए, ताकि आप चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स हम जो इस लेसन में जो चीज़ देखेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप की जानकारी होनी चाहिए। हालांकि मैंने अपने लास्ट क्लास में भी आपको वर्ल्ड का ये मैप दिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है आपका ग्रीस है, ठीक है, जिसका कैपिटल मैंने आपको एथेंस बताया था। और ये आपका जर्मनी है, ये आपका जर्मनी है फ्रेंड्स। आज आप देखेंगे कि कैसे जर्मनी का जो है यूनिफिकेशन होता है। और ये आपका इटली है, इटली का यूनिफिकेशन भी आज आपको इस लेसन में बताया जाएगा फ्रेंड्स। और जो आपका 4th मैप है वो आप यहाँ पर फोकस करिए, ये आपका पूरा यूनाइटेड किंगडम है, जहाँ पर आपको यहाँ का जो आपके बुक में दिया गया है कि द स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे जो यहाँ का आपका इंग्लैंड है वो क्या करता है। यहाँ ऊपर आपका स्कॉटलैंड है, जहाँ पर ये अपने डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, और ये आपका आयरलैंड है, यहाँ पर आपका जो इंग्लैंड है वो आपका डोमिनेंस जो है वो इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो इंग्लैंड का मैप आप याद रखेंगे। ये ऊपर आपका क्या है, यहाँ पर ऊपर आपका है स्कॉटलैंड। ठीक है, और ये है आपका इंग्लैंड वाला पार्ट। और इसी से फ्रेंड्स ये जो थोड़ा बहुत सटा हुआ एरिया है, यहाँ पर है आपका वेल्स। ठीक है, और ये जो आयरलैंड का हिस्सा है ये भी 2 पार्ट में है। ठीक है, ये जो येलो कलर में आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये आपका कहलाता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। और ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, हल्का सा आप देखेंगे ये बेलफास्ट लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि क्या है, नॉर्दर्न आयरलैंड का जो कैपिटल है वो है बेलफास्ट। ठीक है, तो आयरलैंड आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, एक आपका है नॉर्दर्न आयरलैंड जिसकी कैपिटल है बेलफास्ट, और ये साउथ में जो आपका आयरलैंड है इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। यहाँ का जो कैपिटल है वो क्या है, आप देख सकते हैं डबलिन, यहाँ पे लिखा गया है डबलिन। ठीक है, तो ये मैप आप अपने जो है माइंड में बना करके रखेंगे। तो आज का जो हमारा लेसन है फ्रेंड्स वो स्टार्ट होगा जर्मनी से, यहाँ से इस पार्ट से। आप देख रहे हैं ये फ्रांस है, फ्रांस से सटा हुआ ये आपका बेल्जियम है, बेल्जियम के जस्ट बाद यहाँ पर आपका क्या है, नीदरलैंड है, और नीदरलैंड के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका जर्मनी। ये स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के जस्ट ऊपर है यहाँ पर आपका जर्मनी। तो आज हम देखेंगे जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो कैसे होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस लेसन में आप क्या देख रहे हैं, इस लेसन में आप देख रहे हैं कि यूरोप के जो फ्रेगमेंटेड एरियाज़ हैं उनको कंसोलिडेट करके एक नेशन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जर्मनी से पहले आप देखेंगे प्रूशिया करके एक टेरिटरी थी। ठीक है, जो आगे जो है जर्मनी को बनाने में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले जो हमारी कहानी है फ्रेंड्स वो जर्मनी के यूनिफिकेशन से स्टार्ट होगी। उसके बाद हम देखेंगे इटली का यूनिफिकेशन, इटली के बाद हम देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन का केस। तो ये 3-4 जो लेसन्स हैं ये सब मैं आज आपको इस लेसन्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैप आप लोग याद रखेंगे, ये है आपका इटली, ये है आपका जर्मनी, ये है आपका फ्रांस, और ये है पूरा आपका ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ पर है आपका इंग्लैंड, यहाँ पर है आपका वेल्स, इसके ऊपर है फ्रेंड्स आपका स्कॉटलैंड, और यहाँ पर है आपका आयरलैंड जो 2 पार्ट में बटा हुआ है। ऊपर वाला आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है जिसका कैपिटल है बेलफास्ट। नीचे वाला जो आपका आयरलैंड है वो क्या कहलाता है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसका कैपिटल है डबलिन। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी कहानी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी।
फ्रेंड्स आपको अगर याद होगा कि 1884 में क्या हुआ था, 1884 में क्या हुआ था कि जो लिबरल्स हैं वो यहाँ पर एक नेशनल असेंबली बनाए थे, लेकिन आपने देखा कि जो यहाँ के राजा थे और यहाँ की जो आर्मी थी जर्मनी की, उन लोगों ने क्या किया था, उसको डिसबैंड कर दिया था, क्रश कर दिया था लिबरल्स के प्रयास को, जो उन लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई थी। ठीक है, तो जो कंजर्वेटिव राजा था उसने उसको क्रश कर दिया था। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि जो कंजर्वेटिव एरिस्टोक्रेट लोग थे, किंग था, वही लोग यहाँ पर जो है आगे आते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए। तो आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव का सोचना था कि भाई अगर हम जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन करेंगे तो हमारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एरियाज़ में, जो पॉलिटिकल हमारे जो पावर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट जो है इनका इंक्रीज होगा कंजर्वेटिव का, इसलिए ये लोग जो है जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए आगे आते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखते हैं यहाँ से कहानी क्या है। तो याद रखेंगे आप लोग कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में कंजर्वेटिव लोगों ने अहम रोल प्ले किया था। बाई 1848 कह रहे हैं द पॉपुलर एफर्ट ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस फेल्ड, जो मैंने अभी आपको बताया लिबरल्स का, इन इंस्टॉलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन जर्मनी। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो राजा को संविधान के साथ बांधा जा रहा था, तो आपने देखा था विल्हम फोर्थ जो था उसने क्या कहा था कि भाई नहीं, मैं जो है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह कर के काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो विल्हम फोर्थ ने मना कर दिया था 1848 में जो लिबरल्स के द्वारा प्रयास किया गया था। तो कह रहे हैं कि द फेल्योर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो कि आपका कहाँ पर हुआ था, सेंट पॉल चर्च में। तो कह रहे हैं कि ये जो फेल हुआ, द फेल्योर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मेड इट क्लियर दैट जर्मन यूनिफिकेशन हैड टू कम थ्रू द कंबाइंड एफर्ट ऑफ मोनार्की एंड आर्मी। जिन लोगों ने लिबरल्स के प्रयास को क्रश किया था, कह रहे हैं कि भाई अब ये कन्फर्म हो गया कि अगर ये लोग चाहेंगे तभी यूनिफिकेशन हो पाएगा जर्मनी का। सपोर्टेड बाई लार्ज लैंड ओनर्स, और इनके मोनार्की और आर्मी के साथ साथ कौन आ जाएगा साथ में, लैंड ओनर्स आ जाएंगे, ज़मींदार आ जाएंगे, जिनको कहा जाता था जंकर्स। ठीक है, ये चीज़ आप लोग फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, इनको क्या कहा जाता था, जंकर्स, JUNKERS, जंकर्स कौन थे, लैंड ओनर्स। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यूनिफिकेशन जर्मनी का तभी हो पाएगा जब मोनार्की और आर्मी ये लोग प्रयास करेंगे, और ज़मींदार जो है इनके सपोर्ट में तो थे ही, जिनको क्या कहा जाता था, जंकर्स। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फ्रॉम 1848 प्रूशिया, जो एक इम्पोर्टेंट टेरिटरी था, जो आज का जर्मनी है, वहाँ पर प्रूशिया जो है एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो कह रहे हैं फ्रॉम 1848 प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन। ठीक है, जो प्रूसिया का राजा था ना विल्हेम फोर्थ, उसने क्या किया, उसने कहा कि चलिए भाई ठीक है, मैं ही प्रयास करता हूँ, और वो क्या करता है, अपने लीडर्स जो है वो प्रोवाइड करता है नेशनल यूनिफिकेशन के लिए। तो कह रहे हैं इन दिस प्रोसेस ऑटो वॉन बिस्मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये कौन था भाई, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया। तो प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्रूव्ड टू बी द मेन आर्किटेक्ट मतलब कि इस देश के निर्माण का जो मुख्य इंजीनियर कह लो, एक तरीके से वास्तुकार था, वो कौन था, ऑटो वॉन बिस्मार्क था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जो है जर्मनी के यूनिफिकेशन में इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी। तो उसका आंसर होगा ऑटो वॉन बिस्मार्क। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई ऑटो वॉन बिस्मार्क किस देश के यूनिफिकेशन में रोल प्ले किया था, जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम। तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, जर्मनी। ठीक है, तो ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन था, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूसिया, इसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो कह रहे हैं बिस्मार्क रीच्ड हिज गोल विथ द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। कह रहे हैं बिस्मार्क जो है उसने प्रूसिया की आर्मी और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन कराता है। उसी क्रम में क्या हुआ, ही फॉट 7 वॉर्स, 7 युद्ध लड़े इसने, इन 3 ईयर्स, यानी 3 सालों में लगभग 7 लड़ाइयाँ इनको लड़नी पड़ी। किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, जिनका इस एरिया में दबदबा चल रहा था, उनके साथ क्या हुआ,
बिस्मार्क को 7 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, विच एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री, जिसमें ये जो बिस्मार्क है विजयी होता है, एंड कंप्लीटेड द जर्मन यूनिफिकेशन। और इस तरीके से क्या होता है कि जो आपका जर्मन यूनिफिकेशन है वो संपन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पिछली स्लाइड में फ्रेंड्स आपने देखा कि जर्मनी का हमने यूनिफिकेशन किया। आगे अब आपको देखना है कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे होता है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इटली का मैप दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका इटली है, ये क्या है, पूरा आपका इटली है। और इटली में फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इटली आप देख सकते हैं कई पार्ट्स में डिवाइड है ना। यहाँ पे ग्रीन कलर है, ये वॉयलेट है, ये थोड़ा सा रेड है, ये ब्लू है, ये पर्पल टाइप का कुछ कलर है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग 6 से 7 पार्ट्स में ये जो आपका इटली है वो क्या है, डिवाइड है। और एक चीज़ आपको आगे स्लाइड में बताया जाएगा कि यहाँ पर जो शासन था वो अलग अलग लोगों के हाथों में था। ये जो बीच वाला इलाका है ना इटली का, यहाँ पर किसका शासन था, पोप का। जो पादरी होते थे, चर्च के मालिक होते थे, यानी चर्च का दबदबा था पोप का। ये जो मिडल वाला हिस्सा था, ठीक है। और ये जो साउथ वाला हिस्सा है ना, ये जो साउथ वाला हिस्सा है ये किसके अंडर में था, ये स्पेन के जो बर्बन राजा थे ना, स्पेन के जो बर्बन वंश के राजा थे उनके अंडर में था ये साउथ वाला इलाका। ठीक है, यहाँ का जो एक्चुअल राजा था उसके अंडर में यहाँ की जो ये सर्डिनिया पीडीमोंट वाला एरिया है नॉर्थ में, ये वाला जो एरिया है सर्डिनिया पीडीमोंट का, बस ये एरिया यहाँ के एक्चुअल राजा के अंडर में था इटली में। बाकी ये बीच वाला जो पार्ट है ये पोप के अंडर में है, साउथ वाला जो पार्ट है ये स्पेन के अंडर में है, और ये वाला जो एरिया है ना नॉर्थ में, ये वाला ऑस्ट्रिया के अंडर में था। किसके अंडर में, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो इटली का जो मेन राजा था उसका जो प्रभुत्व था वो सिर्फ सर्डिनिया पीडीमोंट के इलाके में था, ये वाला इलाका। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्थ में ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व है, बीच में सेंट्रल पार्ट में पोप का है, और साउथ में क्या है, जो स्पेन है, स्पेन का जो बर्बन डायनेस्टी है उनका शासन चल रहा था। ठीक है, इसको 2 सिसिलीज कहते हैं ना, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ऐसे देखो जैसे रिंच टाइप, जो रिंच होता है ना ऐसे, तो इसको सिसिलीज कहते हैं ना। तो ये जो 2 सिसिलीज वाला एरिया है पूरा, ये सब यहाँ पर स्पेन का जो बर्बन वंश के राजा थे उनका यहाँ पे दबदबा चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ का जो एक्चुअल राजा है उनका शासन सिर्फ यहाँ पर जो सर्डिनिया पीडीमोंट का इलाका है यहाँ पर चल रहा था। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आप नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो आपको ये लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा। अभी हम आगे थियरी पे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ क्या क्या है इटली के यूनिफिकेशन से जुड़ा हुआ। करें ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 1850 के आसपास की बात हो रही है। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, आपने मैप में देखा, ऑफ विच ओनली सर्डिनिया पीडीमोंट वॉज रूल्ड बाई इटालियन प्रिंसली हाउस, जो मैंने अभी आपको बताया। तो कह रहे हैं आफ्टर द सीरीज ऑफ फेल्योर ऑफ गूसेप मैजिनी। गूसेप मैजिनी कौन था, एक रिवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था, जिसने इटली को यूनिफाई करने के लिए प्रयास किया था। अभी फ्रेंड्स जो मैंने आपको जर्मनी में बताया ना कि कंजर्वेटिव लोगों ने प्रयास किया, मोनार्की ने और आर्मी ने, तब जा कर के जर्मनी यूनिफाई हो पाया था। सेम थिंग यहाँ पर भी होता है। ठीक है, सेम थिंग जो है इटली में भी होता है कि जो सर्डिनिया पीडीमोंट के शासक वर्ग थे, राजा थे, कंजर्वेटिव लोग थे, उन्हीं के प्रयासों से इटली भी यूनिफाई होता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो आफ्टर द सीरीज ऑफ फेल्योर ऑफ मैजिनी, किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जो किंग था यहाँ का सर्डिनिया पीडीमोंट का, किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड टुक द प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग इटली थ्रू वॉर्स। तो भाई वॉर तो लड़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि पोप का शासन है, स्पेन का शासन है, बर्बन डायनेस्टी का साउथ में, ऊपर ऑस्ट्रिया का शासन था, तो उन सब से तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो जो किंग है विक्टर इमैनुअल सेकेंड, इसने क्या किया, लड़ाइयाँ लड़ी। तो अब कह रहा है कि जैसे आपने जर्मनी में क्या देखा था, ऑटो वॉन बिस्मार्क था वहाँ का चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर कौन है, काउर, CAVOUR, काउर द चीफ मिनिस्टर थ्रू हिज टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस।
तो यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था काउर, उसने क्या किया, फ्रांस के साथ अपना अलायंस बनाया, डिप्लोमेटिक गठबंधन बनाया, कूटनीतिक गठबंधन बनाया फ्रांस के साथ। और क्या हुआ, हिज सक्सीडेड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। और इसने क्या किया, 1859 में नॉर्थ में जो ऑस्ट्रिया का शासन था इटली में, उसको क्या किया, डिफीट कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, तो जो काउर है उसने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया 1859 में। अंडर द लीडरशिप ऑफ गुसेप गैरीबाल्डी, एक और पर्सनैलिटी का नाम यहाँ पर आता है गुसेप गैरीबाल्डी का। द आर्म्ड वॉलंटियर्स मार्च्ड इनटू साउथ इटली, जहाँ पर स्पेन के बर्बन डायनेस्टी का शासन चल रहा था। तो कह रहे हैं कि गुसेप गैरीबाल्डी की मदद से क्या हुआ कि द आर्म्ड वॉलंटियर्स, यानी जो खुद से लड़ाई लड़ना चाहते थे आर्म्ड वॉलंटियर्स, वो कहाँ गए, इटली के साउथ वाले पार्ट में गए, साउथ इटली वाले पार्ट में गए। एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, जो रिंच जैसा दो बना था ना आकृति, मैंने आपको बताया था टू सिसिलीज, तो द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स। तो टू सिसिली के जो लोकल कृषक थे उन लोगों ने भी इन वॉलंटियर्स, आर्म वॉलंटियर्स का मदद किया इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स इन 1860। और वहाँ पर स्पेन के जो बर्बन डायनेस्टी का शासन चल रहा था फ्रेंड्स, साउथ में टू सिसिलीज वाले एरियाज़ में, उनको ये क्या करते हैं, रूल आउट कर देते हैं 1860 में। कौन, जूसेफ गैरीबाल्डी के नेतृत्व में। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, जो ऑस्ट्रिया वाला पार्ट है उसको जो है काउर इस फ्रांस की मदद से जो है आज़ाद कराता है। और मैं फिगर एक बार सोच रहा हूँ आपको बना के दिखा दूँ, ये आपका ऐसे, ये ऐसे करके कुछ था ना, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे करके। तो यहाँ जो ये वाला जो पार्ट था नॉर्थ वाला, ये ऑस्ट्रिया इसके अंडर में था, ये वाला पार्ट। इसको जो काउर है वो फ्रांस की मदद से क्या है, C+F, काउर जो है फ्रांस की मदद से ये ऑस्ट्रिया से इसको आज़ाद कराता है। और ये जो आपका साउथ वाला पार्ट है जहाँ पर स्पेन के बर्बन डायनेस्टी का शासन चल रहा था, इसको कौन आज़ाद करा रहा है, ये गुसेफ गैरीबाल्डी। ठीक है, ये गैरीबाल्डी जो है ये क्या कर रहा है, आज़ाद करा रहा है साउथ वाले पार्ट को। ठीक है, कब, 1860 में। ठीक है, तो हेंस इटली गॉट यूनिफाइड इन 1861 एंड अब 1861 में इटली जो है आपका यूनिफाई हो जाता है। और यहाँ का राजा जो है वो कौन बनता है, किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, वही जिसने ये पूरा काम स्टार्ट किया था। तो किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज मेड द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। और 1861 में यहाँ का जो नया राजा वो कौन बनता है, पूरे इटली का, ये पूरा एरिया, पूरा आपका इटली यूनिफाई हो गया, तो ये पूरे एरिया का जो राजा है वो कौन बनता है, विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी इटली है वो पूरी आपकी यूनिफाई हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक फ्रेंड्स आपने जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन को देखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ब्रिटेन के केस को। ठीक है, यहाँ पर कैसे जो ये जो इंग्लैंड है ना आपका, ये क्या करता है, यहाँ स्कॉटलैंड में अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करता है। उसके बाद ये आपका आयरलैंड में अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो ये है आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसकी राजधानी क्या है, डबलिन है। ये है आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसकी कैपिटल क्या है, बेलफास्ट है। ये है आपका स्कॉटलैंड है। ठीक है, ये है आपका इंग्लैंड और ये है आपका वेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक फैक्ट आपको याद रखना है कि ये जो इंग्लैंड है यहाँ पर क्रिश्चियनिटी पाई जाती है। क्रिश्चियनिटी में भी कई टाइप होते हैं, तो यहाँ पर जो है क्या पाया जाता है, प्रोटेस्टेंट टाइप के क्रिश्चियन पाए जाते हैं इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये जो इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट टाइप के क्रिश्चियन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, प्रोटेस्टेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट टाइप के जो क्रिश्चियन पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, अपने धर्म को, यहाँ के जो क्रिश्चियन है ना कैथोलिक, यहाँ के जो कैथोलिक क्रिश्चियन हैं उनके ऊपर ये अपने धर्म को थोपने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यही पूरा मुद्दा यहाँ पर चलता है। बाकी मैप आप लोग याद रखेंगे कि भाई स्कॉटलैंड कहाँ है, आयरलैंड कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है और वेल्स कहाँ पर है। ठीक है, तो मैप आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, कह रहे हैं ब्रिटेन का जो मामला है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज क्यों है भाई, क्योंकि कह रहे हैं इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट,
वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपहाइवल। कह रहे हैं कि कोई अचानक से उठापटक नहीं हुआ था, उठापटक अचानक से नहीं हुआ था ब्रिटेन में कि जो इंग्लैंड है उसका पूरा दबदबा पूरे आइल्स पे बन गया, स्कॉटलैंड आयरलैंड सब उसके अंडर में आ गया। तो क्या हुआ था, बट अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रान आउट प्रोसेस, एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा ये सब हुआ था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scottish और Irish। तो ये अलग अलग प्रकार के जो एथनिसिटी के लोग हैं वो इस पूरे आइल पर, महाद्वीप पर पाए जाते थे, द्वीप पर। तो कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। भाई इनके अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, इंग्लिश के, वेल्स के, स्कॉट के, आयरिश के। लेकिन क्या हुआ, बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रेव इन वेल्थ। लेकिन कह रहे हैं कि जो अंग्रेज़ थे इंग्लैंड के, उनके पास क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उनके पास पैसा आने लगा। तो क्या हुआ, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई एरिया में और उनकी पावर बढ़ गई एरिया में। तो क्या हुआ, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स। तो कह रहे हैं जो आइलैंड्स था उसके जो अदर नेशंस थे, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपने डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो कह रहे हैं कि द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। तो 1688 में ही कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो ये जो पूरा आइलैंड था ना, यहाँ पर जो मोनार्की थी उससे इंग्लैंड ने क्या किया था, पावर जो है अपने हाथों में ले लिया था। संसद वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई थी, रिपब्लिक वगैरह। तो कह रहे इंग्लिश पार्लियामेंट ने जो पावर है उसको राजतंत्र से ले लिया था। कब, 1688 में ही ले लिया था। एंड एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विथ इंग्लैंड एट इट्स सेंटर केम टू बी फोर्ज। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इंग्लैंड पार्लियामेंट के द्वारा जो स्कॉटलैंड और आयरलैंड को अपने में मिलाया जा रहा था वो कैसे हो रहा था, इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच का मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई लीगल तरीके से, लड़ाई झगड़े के द्वारा नहीं कि आज ब्रिटेन ने जो है अटैक करके इसको अपने अंडर में कर लिया तो कल ये अटैक करके ब्रिटेन के ऊपर अपने आप को फ्री कर लें। नो, ऐसा नहीं था। इन लोगों ने लीगल तरीके से जो है स्कॉटलैंड और आयरलैंड को अपने में मिलाया था, अपने प्रभुत्व के अंदर लाया था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगले लेसन में जब आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे वहाँ भी आप इसको देखेंगे कि जो अंग्रेज़ हैं वो लीगल तरीके से इंडिया में टेरिटरीज़ को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, ठीक है, ताकि लोग उसको आसानी से इनसे ना ले पाएँ। तो ये टैक्टिक इन लोगों ने अपने आइलैंड पे भी अपनाया था, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लोगों के साथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए ये क्या करते हैं, सबसे पहले स्कॉटलैंड को अपने में मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। एक एक्ट ऑफ यूनियन इनके पार्लियामेंट के द्वारा लाया जाता है, एक प्रकार का कानून लाया जाता है 1707 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में आया था, जिसके तहत क्या हुआ था कि भाई इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड को अपने में मिला लिया। तो ये एक्ट ऑफ यूनियन किसके बीच हुआ है, क्वेश्चन बन सकता है आपसे। तो ये हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। इसका क्या रिजल्ट निकला, तो रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो जो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन था ये पूरा आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया जब इसमें स्कॉटलैंड जो है वो मिल गया। परमिटेड इंग्लैंड टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। तो भाई एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा क्या हुआ कि जो आपका इंग्लैंड है इसका जो डोमिनेंस है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो स्कॉटलैंड के ऊपर स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई इट्स इंग्लिश मेंबर्स। और कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, संसद थी, उसमें दबदबा किसका था, डोमिनेशन किसका था, अंग्रेज लोगों का था। द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वे सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। तो करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अंग्रेज मेंबर ज़्यादा थे, जो दबदबा था, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि स्कॉटलैंड का जो कल्चर था, उनकी जो एक अलग संस्कृति थी, उनका एक अलग जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, राजनीतिक संस्थाएं थी, वो सिस्टमेटिकली मतलब धीरे धीरे करके क्या हो गए, उनको इन लोगों ने सप्रेस कर दिया, कुचल दिया अंग्रेज़ों ने। द कैथोलिक क्लान्स दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्कॉटलैंड में जो क्रिश्चियनिटी थी वो किस प्रकार की थी, कैथोलिक थी।
अंग्रेज़ों की क्रिश्चियनिटी किस प्रकार की है, प्रोटेस्टेंट टाइप की है, को याद रखेंगे इसको, ठीक है। जैसे मुस्लिम में आपके क्या होते हैं, शिया और सुन्नी होते हैं ना, ऐसे ही क्रिश्चियन में भी यहाँ पर क्या है, और भी प्रकार के होते हैं, आपके बुक में 2 ही बताया गया है, ठीक है। तो कैथोलिक जो है ये स्कॉटलैंड में पाए जाते हैं, और जो अंग्रेज़ थे क्या थे, प्रोटेस्टेंट हैं। तो कह रहे हैं कि द कैथोलिक क्लास दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफ़र्ड, ये लोग क्या हुए, सफ़र किए, मतलब इनको प्रॉब्लम झेलना पड़ा, suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence। कह रहे हैं जब भी ये कैथोलिक लोग ऑफ स्कॉटलैंड अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहें, तब इनको क्या हुआ, अंग्रेज़ों का सामना करना पड़ा, अंग्रेज़ इनको रिप्रेस करना चाहे, इनको दबाना चाहे, कुचलना चाहे, और उसका इन कैथोलिक लोगों को सामना करना पड़ा जब इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया, ठीक है। तो कह रहे हैं द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेयर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस। कह रहे स्कॉटिश लोगों को अलाउ नहीं था कि वो अपनी भाषा, जो उनकी भाषा क्या थी, गैलिक, वेरी इंपॉर्टेंट। इस जो स्कॉटलैंड लोग हैं उनकी भाषा क्या थी, गैलिक। इनकी जो गैलिक भाषा है, इनको मना किया गया कि भाई आपको जो है अपनी जो गैलिक भाषा है इसको नहीं बोलना है, और क्या आपको नहीं करना है, आप अपने नेशनल कॉस्ट्यूम को नहीं पहनेंगे, आप अंग्रेज़ों की तरह पोशाक धारण करिए, जो है जैसे हम पहनते हैं आप ऐसे पहनो, क्योंकि आप हमारे अंडर में हो। एंड लार्ज नंबर्स वेयर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। और क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इनकी बात को नहीं माना, उनको ज़बरदस्ती जो है एग्जाइल कर दिया गया, देश निकाला कर दिया गया, उनके घर से उनको बेघर कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे, द एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है, ठीक है, द एक्ट ऑफ यूनियन जो आपका इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आयरलैंड के साथ क्या होता है। आयरलैंड वॉज डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। अब वहाँ यहाँ पर भी वही समस्या है भाई कि आयरलैंड वॉज डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। वहाँ पे 2 प्रकार के क्रिश्चियन लोग पाए जाते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर प्रोटेस्टेंट है वहाँ पे अंग्रेज़ों का समर्थन मिलेगा, जहाँ पर कैथोलिक हैं उनको क्या पड़ेगा, उनको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री, कि अंग्रेज़ों ने हेल्प किया प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनों का कि भाई आप जो है अपने कैथोलिक क्रिश्चियन लोगों के ऊपर अपने डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करिए। तो कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट, ठीक है, तो कह रहे कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वेयर सप्रेस्ड। तो कह रहे हैं ये जो कैथोलिक लोग थे आयरलैंड के, जब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाना चाहा, तो उनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सप्रेस कर दिया, दबा दिया। तो आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाई वोल्फ टोन, आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाई वोल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, ये कब हुआ, 1789 में। आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकारपोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। कह रहे कि वॉल्फ टोन जो था आयरलैंड का कैथोलिक क्रिश्चियन था, उसने प्रयास किया कि वो अपने देश को आज़ाद रखे इन लोगों से, लेकिन वो क्या हुआ, फेल हो गया। तो आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकारपोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। 1801 में क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड को मिला लिया जाता है, ज़बरदस्ती, फोर्सिबली। ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्ज थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं ना कि इनका जो कल्चर था, इनकी जो भाषा थी, इनका जो धर्म है, वो क्या कर रहे हैं, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। इस तरीके से ये अपने आप को क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं आइलैंड पर। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, तो जब ये नया ब्रिटेन बना, स्कॉटलैंड आयरलैंड को जब इन लोगों ने मिला लिया, तो क्या क्या ये लेकर के आए, द ब्रिटिश फ्लैग लेकर के आए, यूनियन जैक। द नेशनल एंथम क्या था इनका, गॉड सेव आवर नोबल किंग। द इंग्लिश लैंग्वेज वेयर एक्टिवली प्रोमोटेड एंड द ओल्डर नेशंस सर्वाइव्ड ओनली एज सबॉर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये ब्रिटिश फ्लैग लेकर के आए, इनका नेशनल एंथम आया, अंग्रेजी भाषा को इन लोगों ने प्रमोट किया, और जो पुराने देश थे ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये क्या हो गए, ये इनके सबॉर्डिनेट बन करके जो है
यहाँ पर देखिए सबऑर्डिनेट बन के सर्वाइव करने लगे, मतलब इनके अंडर में ये लोग थे ना, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज हमने देखा जो है किस तरीके से आपका, यहाँ पर हमने देखा आयरलैंड, यहाँ पर स्कॉटलैंड, फिर ब्रिटेन का केस हमने देखा, ये मैंने आपको मैप दिखाया। यहाँ पर इटली का यूनिफिकेशन हुआ आपका, फिर ये इटली का मैप मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर जर्मनी का यूनिफिकेशन मैंने आपको बताया, उसके पहले फिर मैंने आपको मैप दिखाया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आप लोग वीडियोस को देखेंगे, बार बार नोट्स बनाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे, तो आई होप डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एनुअल एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।